MA प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समन्वय। समन्वय मीन्स अंग्रेजी में यदि हम कहें तो कोऑर्डिनेशन आज का हमारा टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन को जो हम यहाँ पढ़ते हैं तो संगठन की बात करते हैं और संगठन में कोऑर्डिनेशन होता है। जटिल होती आजकल के संगठनों और समय के साथ बढ़ते कार्यों एवं प्रक्रियाओं के कारण समन्वय एक बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या बन चुका है कि समन्वय कैसे किया जाए। विशेषीकरण के कारण संगठनात्मक उलझनें बढ़ी हैं और सरकारी तंत्र में कल्याणकारी राज्य की पल्लवित होती अवधारणा ने नित्य नए विभागों और शासकीय कार्यों का विस्तार किया है, क्योंकि राज्य कल्याणकारी हो गए हैं, बहुत कार्य करने होते हैं। सरकारी एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में संगठनों के विस्तार तथा कार्यों में तकनीकी जटिलता ने विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों के मध्य परस्पर सामंजस्यता की समस्या या समन्वय की समस्या उत्पन्न कर दी है। एक समान प्रकृति और क्षेत्र के जो कार्य होते हैं आज कई प्रकार के संगठनों और विभागों द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार एक ही संगठन के भीतर भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो सामूहिक प्रयासों तथा सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करती हैं। अन्यथा क्या होगा? कार्यों में दोहराव होगा, अतिराव होगा, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होंगी जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होती हैं। तो इसलिए विभिन्न कार्यों, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं के मध्य तालमेल स्थापित करना पड़ता है, जिसे समन्वय कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। यदि हम इसका मीनिंग देखें शब्दकोशीय दृष्टि से तो व्यक्तियों, अंगों या वस्तुओं से कुशल एवं व्यवस्थित ढंग से कार्य लेना ही समन्वय है। हेनरी फेयोल के अनुसार समन्वय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। इसके साथ साथ एल.डी. व्हाइट ने कहा है, समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन एवं उनकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन या सेवा के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। तो समन्वय बहुत आवश्यक होता है। समन्वय से क्या है, कार्य का दोहराव नहीं होता, अतिराव नहीं होता, उसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। तो समन्वय की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हम समन्वय के रूप देखें, कितने रूप पाए जाते हैं, तो समन्वय दो रूप पाए जाते हैं समन्वय के। एक आंतरिक समन्वय होता है, एक बाह्य समन्वय होता है। जो आंतरिक समन्वय होता है वो कार्यात्मक होता है और जो बाह्य समन्वय होता है वो संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चरल होता है, वो फंक्शनल होता है। आंतरिक समन्वय हम कह सकते हैं संगठन की अंदरूनी कार्य प्रणाली और विभिन्न व्यक्तियों और उनके कार्यों के बीच किया जाता है। आंतरिक समन्वय जो है किसी भी संगठन की अंदरूनी कार्य प्रणाली और उसके विभिन्न व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके कार्यों के बीच किया जाता है। और जो बाह्य समन्वय होता है जिसे कि संरचनात्मक समन्वय कहा जाता है, ये एक संगठन का दूसरे संगठनों के साथ किया जाने वाला समन्वय बाहरी समन्वय है। ये जो समन्वय है इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका क्या महत्व है? तो मित्रों, वस्तुतः समन्वय किसी भी उपक्रम में कार्यकुशलता का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए उपक्रम एवं उससे संबद्ध बाहरी हिस्सों के बीच तालमेल करके उन्हें एक व्यवस्थित रूप देता है। संगठन अपने आप में एक सामूहिक प्रयास होता है, क्योंकि संगठन में बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी मशीनें, उपकरण, संसाधन तथा प्रक्रियाएं काम में आती है, इसलिए उनमें भिन्नता या मतभेद होना भी स्वाभाविक है। इन्हीं मतभेदों तथा संघर्षों से संगठन को बचाना एवं समरसता का प्रसार करना समन्वय प्रक्रिया का मंतव्य है। तो सामान्यतः यदि हम देखें कि समन्वय की आवश्यकता क्या है तो निम्न बिंदु हमारे सामने आते हैं। पहला बिंदु आता है टकराव एवं संघर्ष समाप्त करने हेतु। मानव स्वभाव की विविधताएं और संगठनों की आंतरिक कार्य प्रणाली दोनों ही नए संघर्षों और मतभेदों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए ये नगर नियोजन से संबंधित कार्य के लिए राजस्व विभाग यानी भूमि, नगर निगम, विद्युत बोर्ड, जलदाय विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग
उद्यान विभाग सहित अनेक व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा निजी संगठनों से सहयोग प्राप्त करना होता है। यानी कहीं भी नगर नियोजन करना है तो विभिन्न विभागों से तालमेल करना होगा, सहयोग प्राप्त करना होगा, वरना क्या होगा, नगर नियोजन की योजना विफल हो जाएगी। इसीलिए इन सब में समन्वय की आवश्यकता होती है, तो ताकि टकराव एवं संघर्ष को समाप्त किया जा सके। दूसरी आवश्यकता है खतरनाक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने हेतु। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ संघर्ष के साथ साथ प्रतियोगिता भी होना स्वाभाविक है। यद्यपि प्रतियोगिता के कारण कार्मिकों एवं विभागों के कार्यकरण में कुशलता एवं सुधार का समावेश होता है, तथापि अनियंत्रित प्रतियोगिता जो है वो कई प्रकार के खतरों को भी जन्म देती है। तो यदि संगठन में ईर्ष्या, कुंठा, घृणा और हिंसा की प्रवृत्तियां यदि घर कर ले तो उन्हें दूर करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए समन्वय बहुत आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु आता है कार्यकुशलता का उच्च स्तर करने हेतु, यानी कार्यकुशलता का स्तर जो है, लेवल जो है वो हाई करने के लिए प्रत्येक संगठन का यह प्रयास रहता है कि उसके कार्यों में कुशलता तथा मितव्ययता दिखाई दे। इसलिए समन्वय के माध्यम से उन गतिविधियों और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है जो परस्पर गहराई से जुड़ी हुई होती है। और समन्वय के अभाव में न केवल कार्य विलंब से होगा बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है। तो कार्य में देरी से स्वाभाविक रूप से लागत भी बढ़ती है। इसलिए हम यदि उदाहरण से इसको समझना चाहें तो भोपाल स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के लिए कुछ अत्याधुनिक मशीनों को विदेश से मंगाया गया था। भोपाल में ये इंस्टीट्यूट हमारा जो है संगठन है, उपक्रम है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसको कहा जाता है, उसके लिए विदेश से कुछ मशीनों को ऑर्डर किया गया। पहले ये निश्चित किया गया कि मशीनें मुंबई से भोपाल तक मालगाड़ी द्वारा भेजी जाएंगी, किंतु बहुत समय बाद पता चला कि मुंबई में उपलब्ध जो रेलवे वैगन है उनसे ये मशीनें नहीं पहुंचाई जा सकती हैं। इसलिए मुंबई में मशीनें लदे जहाज़ को फिर कोलकाता बंदरगाह भेजा गया और फिर कोलकाता से फिर इस तरह से भोपाल मंगवाया गया रेलवे के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, समय और धन का अपव्यय हुआ और समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। क्योंकि कोलकाता में जहाज़ पहुंचने के बाद पता चला कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के पास भी पर्याप्त वैगन नहीं है। इसलिए जहाज़ जो है 4 सप्ताह कोलकाता बंदरगाह पर खड़ा रहा। इसी प्रकार मशीनों के पहुंचने से पहले ही मजदूरों की भी नियुक्ति कर ली गई थी, श्रमिकों की नियुक्ति भी कर ली गई थी जो उसको ऑपरेट करते, और इसलिए उन्हें वापस भी नहीं भेजा जा सका। तो इस पूरे घटनाक्रम में यदि पहले समन्वय हो जाता और सामान्य सूझबूझ का यदि प्रयोग किया जाता तो ये सारी समस्याएं नहीं आती। तो कार्यकुशलता का स्तर उच्च करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। चौथा बिंदु है संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। किसी भी संगठन के निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उसके विभिन्न अंगों तथा कार्मिकों के मध्य सकारात्मक एवं व्यवस्थित सहयोग आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक हॉस्पिटल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे विभाग, प्रयोगशाला, ऑक्सीजन प्लांट, नर्सिंग अनुभाग, प्रशासन शाखा तथा विद्युत आपूर्ति शाखा में पर्याप्त समन्वय हो। यानी सब मिलकर के काम करेंगे तभी अच्छे से हॉस्पिटल चल पाएगा। पांचवा बिंदु आता है दोहराव एवं अतिराव रोकने हेतु। समन्वय के अभाव में किसी भी संगठन में कार्यों और गतिविधियों का दोहराव भी हो सकता है, अतिराव भी, यानी ज़्यादा काम भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। यदि सभी सदस्यों को एक दूसरे के कार्यों का ज्ञान नहीं होगा तो संभव है कि एक ही कार्य 2 या अधिक व्यक्ति या इकाइयाँ संपादित कर रही हो। ये भी संभव है कि परस्पर सूचना के अभाव में कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ये सोचकर नहीं किया जा रहा हो कि इसे दूसरे व्यक्ति कर रहे होंगे। हमारे राजस्थान में एक कहावत है मित्रों, 5 मामाओं वाला भांजा या 7 मामाओं वाला भांजा भूखा ही रहता है। क्योंकि समन्वय के अभाव में प्रत्येक मामा ये सोचता है कि भांजे को किसी दूसरे मामा ने खाना खिला दिया होगा। तो इस तरह से दोहराव एवं अतिराव रोकने हेतु ये समन्वय बहुत जरूरी है। छठा बिंदु आता है कार्यों में जटिलता तथा विशेषज्ञता। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ जहां एक ओर संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर समन्वय संबंधी जटिलताएं भी उत्पन्न हुई है। न तो आधुनिक युग में सरकार के कार्यों की प्रकृति सरल है और नए संगठनों की संरचनात्मक स्थिति स्पष्ट है। और विशेषीकरण के कारण क्या हो रहा है, आए दिन नए संगठन निर्मित करने पड़ते हैं और जो विद्यमान संगठन है उनमें विशेषीकृत इकाई बनानी पड़ती है।
तो इस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। तो ये थी समन्वय की आवश्यकता, जिसमें हमने 5-6 बिंदुओं को देखा। पहला था टकराव एवं संघर्ष समाप्त करने हेतु, दूसरा खतरनाक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने हेतु, तीसरा था कार्यकुशलता का स्तर उच्च करने हेतु, चौथा बिंदु संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, पांचवा बिंदु दोहराव एवं अतिराव रोकने हेतु, और छठा बिंदु था कार्यों में जटिलता तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए। ये समन्वय जो है, इसके कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं कोऑर्डिनेशन के। वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। किसी भी संगठन में समन्वय प्रक्रिया को प्रभावी तथा व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ सिद्धांत जो है वो प्रबंधकीय विद्वानों द्वारा सुझाए गए हैं। तो ये जो सिद्धांत है जिनको हम पढ़ रहे हैं वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, जैसे कि मेरी पार्कर फोलेट है, बाकी अन्य विद्वान हैं। तो इन्होंने सिद्धांतों में पहला दिया है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। मित्रों, समन्वय के इस सिद्धांत के अनुसार जहाँ कहीं संघर्ष, विवाद या अतिराव की समस्या उत्पन्न हो रही हो या होने की आशंका हो, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि पद सोपान की परवाह किए बिना प्रत्यक्षतः अर्थात मौके पर जाकर समस्या को सुलझाया जाए। बहुत सारे भ्रम और आशंकाएं तो केवल इसीलिए बने रहते हैं कि हम दूसरों से मिले बिना और उनके विचार एवं स्थिति जाने बिना निराधार भ्रांत धारणाएं विकसित कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत इसमें ठीक रहता है, जाके संपर्क कर लेना चाहिए। दूसरा है प्रारंभिक चरण में ही समन्वय की स्थापना का सिद्धांत। मेरी पार्कर फोलीट का ये मत है कि उनका मानना है कि समस्या या विवाद उठने पर उसका तुरंत अर्थात प्रारंभिक चरण में ही समाधान कर देना चाहिए। नियोजन तथा नीति निर्धारण के समय यदि संभावित बाधाओं का आकलन कर लिया जाए तो संभवतः विवाद तथा दोहराव इत्यादि की समस्याएं ही न आए। और फिर भी यदि कोई विवाद हो ही जाता है तो उसको लंबा नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि इससे स्थितियां दिन प्रतिदिन और जटिल हो जाती है। तीसरा बिंदु है संपूर्णता का सिद्धांत। समन्वय का यह सिद्धांत इस मान्यता को पोषित करता है कि किसी संगठन में या किसी परिस्थिति में सभी संबद्ध घटकों या पक्षों को देखना चाहिए। अर्थात समन्वय की समस्याएं प्रायः अंतर संबंधों पर आधारित होती है। प्रत्येक संगठन के भीतरी पर्यावरण के साथ साथ बाहरी कारकों को भी जानकर, संसाधनों, प्रशासन के तारतम्य को देखकर और एक कारक का सभी व्यक्तियों इकाइयों के साथ सहसंबंध जानकर ही हम वास्तव में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो संपूर्णता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी सारी स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं, सारे भावी समाधानों सबको देख करके समन्वय किया जाना चाहिए। चौथा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे निर्बाध गति से किया जाना चाहिए। समन्वय न तो 1-2 दिन में स्थापित हो सकता है और नए संगठन के संघर्ष जो है क्षणिक होते हैं। यदि कोई समस्या आज दबा दी जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वैसी समस्या पुनः सामने नहीं आएगी। इसलिए नीति नियोजन, नियंत्रण, संपर्क और अन्य अनौपचारिक विधियों से संगठन में समन्वय होता रहना चाहिए। तो ये निरंतरता का सिद्धांत भी कंटिन्यू करना चाहिए। फिर है समय का सिद्धांत। आधुनिक प्रबंध विज्ञानी मानते हैं कि समय अपने आप में एक अमूल्य संसाधन और कुछ समस्याओं की अचूक औषधि है। संगठन में सभी कार्य निर्धारित समय पर संपन्न हो जाए, प्रत्येक संगठनात्मक गतिविधि एक दूसरे के साथ समकालिक सामंजस्य पर आधारित हो, तो बाढ़ आने के बाद बांध बनाने की नौबत ही न आएगी। यानी हम समय रहते कुआं खोद लें तो अच्छा रहेगा, वरना आग लगने पर कुआं कब खोदेंगे और कब पानी डालेंगे आग पर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय पर समन्वय हो जाना चाहिए, समय का सिद्धांत ये कहता है। छठा बिंदु आता है पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत। संगठन तथा प्रशासन सामूहिक प्रयासों पर आधारित होते हैं। समन्वय का ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि संगठन के प्रत्येक कार्मिक इकाई, उप इकाई और जो भी कोई है उनका पारस्परिक रिश्ता होता है। मानव संबंध विचारधारा ने इस धारणा को मजबूती प्रदान की है कि अनौपचारिक संबंध संगठनात्मक विकास, संचार तथा समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अनौपचारिक संबंध संगठन के अंदर होने चाहिए व्यक्तियों में आपस में। और अंतिम आता है पारस्परिक संचार का सिद्धांत। संचार आधुनिक संगठनों का रक्त है, उसका ब्लड है।
संचार मीन्स कम्युनिकेशन जो है। समन्वय का यह सिद्धांत ये मानता है कि यदि प्रभावी संचार व्यवस्था की स्थापना कर दी जाए तो संगठन में बेहतर ढंग से समन्वय किया जा सकता है। संचार प्रणाली से न केवल नियंत्रण और निर्देशन सरल बनता है बल्कि संगठन में सिर उठा रही समस्याओं और संघर्षों को भी समय रहते समाप्त किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से संचार होना चाहिए, ये बात हम कर रहे थे समन्वय के सिद्धांत की, जिसमें 7 बिंदु थे। पहला प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, दूसरा प्रारंभिक चरण में ही समन्वय की स्थापना का सिद्धांत, तीसरा है संपूर्णता का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत, पांचवा समय का सिद्धांत, छठा बिंदु पारस्परिक समस्याओं का संबंधों का सिद्धांत और सातवां है पारस्परिक संचार का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं समन्वय की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, यानी कोऑर्डिनेशन की किन किन टेक्निक्स से कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। मेथड्स कह सकते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन की। पहले इसमें आती है नियोजन। एक सुविचारित तथा सुस्पष्ट नियोजन संगठन की आधी समस्याओं का समाधान कर देता है। कैसे? पहले हम नियोजन का अर्थ समझ लें। नियोजन का अर्थ होता है भविष्य की गतिविधियों की पहले से रूपरेखा तैयार करना ताकि कार्य के विभिन्न पक्षों को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन में लगाया जा सके। वस्तुतः क्या नियोजन का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति तथा संसाधनों का अधिकतम प्रभावी उपयोग है। यदि संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सोच समझ करके यदि नियोजित करता है तो निस्संदेह भविष्य में उठने वाली कई समस्याओं का समाधान और पूर्वानुमान समय रहते लगाया जा सकता है। यदि हम किसी स्थान पर चिकित्सालय का निर्माण करना चाहते हैं तो एक सुविचारित योजना के तहत अंतर्गत क्या है, नियोजन के अंतर्गत क्या है, हमें भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, स्वदेशी उपकरणों की व्यवस्था, मशीनों का आयात, दक्ष कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जो हमें पहले से निश्चित करने होते हैं कि कैसे कैसे किए जाएंगे। तो ये पहले से नियोजन कर लिया जाना चाहिए। दूसरी टेक्निक आती है संगठनात्मक तरीके। कहा जाता है कि संगठन स्वयं ही समन्वय का एक तरीका या माध्यम है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में पद सोपान की एक व्यवस्थित श्रृंखला होती है, यानी उच्चतर और निम्नतर अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो नियंत्रण, निर्देशन तथा नेतृत्व के द्वारा समन्वय की प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं। भारत में क्या है, समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, योजना आयोग जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, विभागीय आयोग, बोर्ड और स्वायत्तशासी कई सारे संगठन कार्यरत हैं। और इसी प्रकार राज्यों का अपना एक स्ट्रक्चर है। तो संगठनात्मक तरीके भी कोऑर्डिनेशन के लिए काम में लिए जा सकते हैं, बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तीसरा है टेक्निक में सम्मेलन और संगोष्ठियाँ। सम्मेलन, समितियाँ, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, वर्कशॉप्स, अंतर्विभागीय समितियाँ इत्यादि भी समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। समय समय पर आयोजित होने वाले राज्यपाल सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, मुख्य सचिव सम्मेलन, विभागीय मंत्रियों का सम्मेलन, उद्योगपतियों का सम्मेलन, विभिन्न व्यावसायिक संघों तथा कर्मचारी संगठनों के सम्मेलन अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से सम्मेलन और संगोष्ठियाँ की जा सकती हैं। इसी तरह से परामर्श एवं सामूहिक बैठकें भी की जा सकती हैं। कैसे कि समन्वय का एक कारगर तरीका है कि सभी संबंधित पक्ष जो है परस्पर सलाह मशविरा करके समाधान ढूंढे। यदि किसी एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग के कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है तो परामर्श के माध्यम से रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। इसी तरह से प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य तथा खर्च से संबंधित गतिविधि के संचालन से पूर्व वित्त विभाग से परामर्श करना भी अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठकर माना जाता है। तो भारत में आए दिन जो विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, दूरसंचार विभाग और अन्य जो विभागीय कार्यों के लिए जो सड़कें तोड़ी जाती हैं, इस तथ्य से ये प्रमाणित होता है कि सरकारी विभागों में परस्पर सलाह मशविरा करके समन्वय स्थापित करने की स्वस्थ परंपरा भी विकसित नहीं हुई है। वरना ऐसा नहीं होता कि अभी भी सड़क नई बनी है, दूसरे तीसरे दिन आके बिजली वाले या दूरसंचार वाले या पानी वाले आके उसको तोड़ रहे हैं, खोद रहे हैं, नई सड़क को ख़राब कर रहे हैं। ये पहले से आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए तो वो उन सब के काम होने के बाद उस पर सड़क बन जाए, जिससे कि इसको तुरंत तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। पांचवी टेक्निक है पर्यवेक्षण, सुपरविजन।
समन्वय करने की ये एक दैनंदिन तथा महत्वपूर्ण पद्धति है। संगठन की पदसोपानात्मक स्थिति में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था होती है। पर्यवेक्षक का सुपरवाइजर का कार्य केवल अवलोकन करना नहीं होता, बल्कि अधीनस्थों की सबऑर्डिनेट की समस्याओं का पता लगाना और उनका व्यवहारिक हल सुझाना भी है। तो डे बाय डे सुपरविजन होना चाहिए। इसी तरह से क्रियाविधियों का मानकीकरण किया जा सकता है। कैसे? किसी भी संगठन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा विधियों इत्यादि का यदि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ढंग से मानकीकरण कर दिया जाए तो दिन प्रतिदिन के कई पेचीदगियों और संघर्षों से मुक्ति मिल सकती है। यानी विभिन्न विभागों के लिए आप एक स्टैंडर्ड निश्चित कर सकते हैं, कार्य का एक स्टैंडर्ड कि भाई ये कार्य इस तरह से आपको करना है। तो ये मानकीकरण के कारण क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। नियंत्रण एवं निर्देशन किया जा सकता है। संगठन के शीर्ष पर विद्यमान जो मुख्य कार्यपालिका होती है उसका दायित्व है कि वह संपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करे। इस दायित्व के लिए वो लिखित निर्देश दे सकता है, आदेश जारी कर सकता है, मौखिक आदेश दे सकता है। तो इसके अलावा अपील, परिपत्र, बुलेटिन, अन्य कोई भी आदेश ये सारे काम में लिए जा सकते हैं उच्चाधिकारी के द्वारा, मुख्य कार्यपालिका के द्वारा। इसी तरह से आधिकारिक सत्ता द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। कैसे? प्रत्येक संगठन में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं निश्चित कर दी जाती है, और यदि कोई कार्मिक जो है, कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित अनुशासनिक अधिकारी जो है वो कठोर कार्रवाई करता है। इसलिए भय एवं दंड ऐसी गतिविधियां हैं, अभिप्रेरणाएं दिखाई देती है जिससे क्या है, समन्वय स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से समन्वय की स्थापित करने की कई सारी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स में जो हमने पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा इसकी टेक्निक नियोजन, दूसरा संगठनात्मक तरीके, तीसरा सम्मेलन संगोष्ठियाँ, चौथा है परामर्श एवं सामूहिक बैठकें, पांचवी टेक्निक है पर्यवेक्षण, छठी टेक्निक क्रियाविधियों का मानकीकरण, सातवां बिंदु था नियंत्रण एवं निर्देशन, आठवां बिंदु आधिकारिक सत्ता द्वारा। तो इन तरीकों से, इन टेक्निक से समन्वय किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।